क्लास जी नहीं, आपकी आवाज पहले ही स्टेटमेंट पे खराब हो गई है, दोबारा बोलें। पूरा 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 स्टेटमेंट बोलें, ताकि थोड़ा सा एक स्टेटमेंट बोल दें ताकि अंदाजा हो जाए कि किस हद तक आवाज आपकी ठीक है। आवाज अभी तो आ रही है, आगे बोलें। क्लास आज हमारा हम उसको करेंगे, हम पीछे वेरिएशंस की है, तो आज हम उसको उसके बाद सरफेस टेंशन और इनफिशियल टेंशन, ठीक है, इनको हम सर हो रही है शेयर? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज रबिया तबस्सुम, रोल नंबर 650। आज मेरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कुछ ऐसी डेफिनेशंस को डिस्कस किया गया है जिनको एज अ केमिकल एजेंट यूज किया जाता है टू कंट्रोल। तो स्टेरिलाइजेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं, किल करते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, ठीक है, जिसमें एल्जे, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह और वायरस ये सब आ जाते हैं। और स्टेरिलाइजेशन जो है वो डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन, ये आगे भी टर्म्स आएंगी, इनसे डिफरेंट है क्योंकि उन टर्म्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। और स्टेरिलाइजेशन में जो है वो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट से या फिर जिसे भी हम क्लीन करना चाह रहे हैं उससे। अगर स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद एक ऑब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली स्टेराइल हो जाता है, या तो वो नॉन स्टेराइल रहता है, वो कभी भी सेमी स्टेराइल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस, स्टेरिलाइजेशन का मतलब भी है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन के, जिनमें मेनली फिजिकल और केमिकल आए थे। फिजिकल मेथड में जिस तरह हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, वाइब्रेशन वगैरह ये सब पिछले चैप्टर में डिस्कस हो चुके हैं। और यहाँ पे केमिकल्स आए थे, केमिकल्स भी नेक्स्ट अभी डिस्कस होने हैं। अल्कोहल, जिनमें अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फिनोल्स, हैलोजन्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। और बेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए वो ऑटोक्लेव है, ठीक है, क्योंकि ऑटोक्लेव के प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद जो सारे माइक्रोब्स, वायरसेस और स्पोर्स जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और इस तरह उनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं ऑब्जेक्ट से जिसे हम क्लीन करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्पोर फॉर्म्स होती हैं उनको किल नहीं कर पाता, लेकिन उनकी जो ग्रोइंग फॉर्म्स होती हैं उनको किल कर देता है। और डिसइंफेक्शन इस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो है वो इसको हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इनको हम लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये उनको हार्म पहुंचाते हैं उनको, इसलिए हम लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई नहीं कर सकते। और डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वो मेनली यूज किए जाते हैं बाथरूम्स में, किचन में, फ्लोर्स में, उनके क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल है लाइजोल हो गया, या इस तरह के और भी केमिकल एजेंट्स जो हैं जो घर में क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और कुछ डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल्स में, सर्जरी टूल्स के लिए और रूम्स को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए डिसइंफेक्टेंट के लिए मुश्किल होता है कि उनको कम्प्लीटली किल कर सके, इसलिए हमें हाई कंसंट्रेशन वाले जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक भी ऐसा केमिकल एजेंट होता है जिसमें हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस
प्रोसेस को हम एसेप्सिस या एंटीसेप्सिस कहते हैं, ठीक है। ये भी तकरीबन डिसइंफेक्टेंट से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी मेनली इनकी ना जो एप्लीकेशन होती है उनमें डिफरेंस आता है। उसको हमने कहा था कि डिसइंफेक्टेंट को कहा था कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर हम यूज करते हैं, लेकिन जो एंटीसेप्टिक होता है इसको हम लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये उनको हार्म नहीं पहुंचाते हैं। इसको हम जैसे कोई कट लग जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए या स्किन अफेक्टेड हो, उस पे हम यूज करते हैं, जैसे डिटॉल हो गया या और भी कोई यूज कर सकते हैं। इसको हम ब्रोकन स्किन पे जहाँ पे इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्फेक्शन कोज करते हैं एरिया पर, वहाँ पे हम यूज करते हैं। और एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, एंटीसेप्टिक्स कैन बी यूज ऑन लिविंग टिश्यूज विद जीरो इंजरियस इफेक्ट्स ऑन बॉडी सरफेस, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि उनको कोई इफेक्ट नहीं करता, इस वजह से हम लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई कर सकते हैं। और एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ये माउथ वॉश में, ट्रीटमेंट क्रीम्स में भी यूज होते हैं, और इनको हम एज अ सैनिटाइजर्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर एक ऐसा सब्सटेंस होता है या फ्लूइड होता है जिसमें जो कि किल करता है जर्म्स को जो कि स्किन या ऑब्जेक्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जेल्स होते हैं, इनमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है, और अल्कोहल की प्रेजेंस की वजह से ये बहुत इमिडिएटली और इफेक्टिवली किल करते हैं बैक्टीरिया को और वायरसेस को। और ये कम्प्लीटली तो रिमूव नहीं कर सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन फिर भी ये एक सेफ लेवल तक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं, उनके नंबर्स को रिड्यूस कर देते हैं सैनिटाइजर। और सैनिटाइजर जो होते हैं ये 99.9% ग्रोइंग बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं। और मेनली सैनिटाइजर जो होते हैं ये यूटेंसिल्स इन डेयरी और फूड प्लांट्स में, के डेली केयर इक्विपमेंट्स में, ग्लासेस, डिशेस और जो रेस्टोरेंट्स में यूटेंसिल्स यूज होते हैं उनको क्लीन करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड ऐसा एजेंट होता है जिसमें भी हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। ये भी जो वो रेजिस्टेंस स्पोर्स फॉर्म्स होते हैं उनको किल नहीं कर पाता, लेकिन जो दूसरी ग्रोइंग फॉर्म्स होती हैं उनको किल कर देता है। ये भी तकरीबन डिसइंफेक्टेंट से मिलता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट में ये बात है कि हम उसको नॉन लिविंग पर अप्लाई करते हैं। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ लिविंग पर करें या नॉन लिविंग में। इसको हम किसी भी इसके एप्लीकेशन के लिए कोई शर्त नहीं है, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉमनली जी, और यहाँ पे बताया गया कि ऑल काइंड्स ऑफ जर्म्स यहाँ पे किल किए जा सकते हैं जर्मिसाइड से। नेक्स्ट है बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड ऐसा एजेंट होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। और मेन जो इसका बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस जो होता है ये एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट से डायरेक्टली किल करता है बैक्टीरिया को। डायरेक्टली कैसे किल करेंगे कि जब हम ये जो बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस यूज किया है वो अफेक्ट करेगा सेल वॉल को, लिपिड्स को, एंजाइम्स को, और उनके अंदर सेल वॉल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है नेक्स्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उनको क्या करता है, उन पर अटैक करता है। और इस तरह जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। और इस तरह जो न्यू सेल जो बन रहे होते हैं उनको रोक दिया जाता है, और बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वो डाई हो जाते हैं। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन, बी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टेसिस। बैक्टीरियोस्टेसिस जो है बैक्टीरियासाइडल से डिफरेंट होता है। उसमें हमने बात की कि वो डायरेक्टली किल करता है बैक्टीरिया को। इसमें हम डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल नहीं करते, लेकिन इसमें हम जो नेक्स्ट उन्होंने सेल्स प्रोड्यूस करने होते हैं बैक्टीरियल सेल, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, या मतलब उनकी जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है उसको रोकते हैं और उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ये कैसे करते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक जो एजेंट यूज किया वो अफेक्ट करेगा मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म होता है बैक्टीरियल सेल का, उसको अफेक्ट करता है। और मेनली इनका टारगेट जो होता है वो उनकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस को वो डिस्टर्ब करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें जो सेल जो बैक्टीरियल सेल होता है वो सही से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, और उसकी जो नेक्स्ट यानी जो आने वाले होते हैं उनकी प्रोटीन उनको नहीं दे पाता, उनकी सही से वो प्रोडक्शन नहीं हो पाती। लेकिन इसमें इस सेल की डेथ नहीं होती, लेकिन जो न्यू यूज होने होते हैं उनको रोका जाता है। इसमें इस सेल की डेथ नहीं होगी।
ये इनमें डिफरेंस था कि बैक्टीरियोस्टेसिस और बैक्टीरिसाइड में उसमें डायरेक्टली किल कर दिया जाता है उस बैक्टीरिया को, लेकिन इसमें कि इस बैक्टीरिया को किल नहीं किया जाता, लेकिन जो नेक्स्ट आने वाले होते हैं बैक्टीरिया सेल उनको रोक दिया जाता है। और इसी तरह इसके एग्जांपल्स हैं टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, डैप्सोन। और इसी तरह फंजाइस्टेटिक होते हैं कि जिस तरह हमने बैक्टीरियोस्टेटिक है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको रोक दिया जाता है, इसी तरह फंजाइस्टेटिक होते हैं जो कि फंजाई की ग्रोथ को रोक देते हैं। और माइक्रोबिस्टेटिक एजेंट्स वो होते हैं अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने की एबिलिटी होती है, उनको हम कहते हैं माइक्रोबिस्टेटिक एजेंट्स। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स या ड्रग्स होते हैं जब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस मेनली, ये इन्फेक्शन कर देते हैं बॉडी में, तो उन इन्फेक्शन को ट्रीट के लिए या उनको निकाल दे इरेडिकेट करने के लिए जो हम एजेंट्स यूज करते हैं उनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे कि या तो उनकी ग्रोथ को रोक देंगे या तो उनको कम्प्लीटली किल कर देंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो वो उनको किल कर देंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, इस वजह से उनकी जो उनका इन्फेक्शन होता है वो ट्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ केमिकल एजेंट्स। यहाँ पे उसके 3 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि सबसे पहले बात आती है नेचर ऑफ मटेरियल टू बी ट्रीटेड, कि सबसे पहले कि हमने वो नेचर देखनी है, मटेरियल देखना है कि हमने कैसा मटेरियल को हमने स्टेराइल करना है या उसको क्लीन करना है कि फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर हम एक डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं किसी को उसकी क्लीन करने के लिए, तो वो डिसइंफेक्टेंट हमने कहा कि स्किन के लिए जो है वो उसे हार्म पहुंचाएगा, तो इसलिए हमें प्रॉपर जो कंपैटिबल हैं वो हमें यूज करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट या वो जो एजेंट जो है सब्सटेंस या एजेंट जो हमने यूज करना है वो कंपैटिबल होना चाहिए मटेरियल के साथ जिसको हमने क्लीन करना है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक ही वे में कंट्रोल नहीं कर सकते, सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है और इनको इन सेम वे में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिफरेंट करने चाहिए, मेथड्स यूज करने चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि स्पोर्स जो होते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं वेजिटेटिव सेल्स से, तो इनको हम उस वे में कंट्रोल नहीं कर सकते कि जिस तरह हम वेजिटेटिव सेल्स को कंट्रोल करते हैं। और इस तरह के एक एग्जांपल है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, तो इसमें क्या होगा कि वो क्या करता है कि वो बोटुलिनम कॉज करेगा और इन स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो अगर हम हीट यूज करें तो वो उससे जिस तरह दूसरी स्पीशीज को वो कर लिया जाता है कि कंट्रोल कर दिया जाता है, लेकिन उससे स्पोर्ट्स कंट्रोल नहीं होंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ मैच करें कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, उसके हिसाब से उसका जो एजेंट यूज किया जाए ताकि उनको इफेक्टिव जो उसकी इफेक्टिवनेस है उसके अगेंस्ट जो होती है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो उसके लिए सही होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशंस में जैसे डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, टेम्परेचर है, टाइम है, कंसंट्रेशन, पीएच वगैरह इस तरह कहते हैं, तो ये सब भी उनकी इन सब में एंटी माइक्रोबियल एफिशिएंसी होनी चाहिए ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अब सबसे टाइम की बात की जाए तो टाइम जो है, अगर टाइम बढ़ा दिया जाए किसी भी जैसे एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम टाइम बढ़ा दिया जाए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और इसी तरह टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर भी हम बढ़ा दिया जाए तो उस टेम्परेचर की इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। कुछ वैसे होते हैं कि कुछ लो पे हो जाते हैं कंट्रोल, कुछ हाई पे हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि ज्यादा इस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। और इससे टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी जो प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, उनकी जो डिनेचुरेशन हो जाएगी, डिनेचुरेशन की वजह से सेल जो है वो सही से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए उनकी डेथ हो जाएगी और उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। हो गया सर? जी, क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता हो? सवाल, अगर आपने सवाल पूछना तो आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, ये भी फ्रंट पे रखिए अपनी स्क्रीन। जी, कोई सवाल पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज करें ताकि मैं सवाल कर सकूं, कोई सवाल पूछे। अगर आपने सवाल पूछना है तो आपको अपना हैंड रेज करना पड़ेगा।
ये क्लास में से कोई सवाल पूछना चाह रहा है कि नहीं? क्लास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। टाइम हमारे पास है कि 5 मिनट है हमारे पास। जी, पूरी क्लास से किसी का कोई सवाल नहीं है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपने इसको प्रॉपर सुना नहीं है या आपके का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी आपके माइक से शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। सर वो बाहर जनरेटर चल रहा है, इस वजह से शोर आ रहा है। नहीं, ये जनरेटर का शोर नहीं, ये शोर ये तो शोर महसूस हो रहा है, जनरेटर का शोर इसका नहीं होता। जी चले, मेरा सवाल है जो क्लास में सवाल है पूछा है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपने लफ्ज़ जी इस्तेमाल सर। किया है बैक्टीरियोस्टेसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जी बैक्टीरियोस्टेसिस और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या फर्क? सब बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है वो एजेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए या उसको जी उसको कंट्रोल करने के लिए। बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है वो यूज किया जाता है। जो बैक्टीरियोस्टेसिस होती है वो उसकी प्रोसेस होती है जिसमें हम कंट्रोल करते हैं या प्रिवेंट करते हैं उसकी ग्रोथ को बैक्टीरिया की। आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया है, लेकिन आप चूंकि हेडिंग में लिखा हुआ था वो बैक्टीरियोस्टेसिस था, क्योंकि यहाँ पे आप एजेंट्स के शो कर रहे हैं तो आपको हेडिंग देना जी चाहिए वो बैक्टीरियोस्टैटिक हेडिंग होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक जी एजेंट्स आर सर। यूज्ड फॉर बैक्टीरियोस्टेसिस। मैंने इस लिहाज से ये बात, जी अब रीजन ये है कि चूंकि क्लास में बच्चे जबरदस्ती ले रहे हैं, पहला मैं कोशिश करता हूँ कि नोट करूँ बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर ठीक है जी, आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी, अपना माइक बंद कर लीजिए। ओके जी आमना, आमना नेक्स्ट चेक करें। अब चूंकि आज तो टाइम नहीं है, लेकिन बहरहाल बाकी जो नेक्स्ट 5 बच्चे कम अज कम उन सबको इन्फॉर्म कर दें कि वो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर दें, कम अज कम पहले जो नेक्स्ट 5 है उनको। ठीक है सर। और सर जो रह गए महलीन और समन, सर महलीन तो वैसे आती नहीं है क्लास में। तो दोबारा बोलें क्या था आपने? सर मैं कह रही हूँ रबिया से पहले आज महलीन और समन एब्सेंट थी, तो सर अब तो उनकी कब होगी या नहीं होगी? नेक्स्ट यो नहीं, उनको मैसेज कर दें, उनको कहें कि जी आपने नेक्स्ट टाइम जब आना है तो तैयार होके आना। ठीक है सर। उनको भी और मजीद मजीद आगे बच्चों को भी जो है नेक्स्ट जो है उनको भी, ताकि कम से कम 5-6 बच्चे रेडी होने चाहिए हर वक्त नेक्स्ट उसके लिए, क्योंकि अगर 1-2 बच्चे को प्रॉब्लम है कोई, जैसे लास्ट टाइम तक 6-7 बच्चे इकट्ठे एब्सेंट थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी सिर्फ इस वक्त 21 स्टूडेंट प्रेजेंट है, जो बहुत थोड़ी तादाद है। जी हाजिर साहब ने लगा ली है, अटेंडेंस साहब ने मार्क कर लिया अपनी। जी ये उमर ने हैंड रेस किया है जी, चलें पूछें। सर मैंने आपको टेक्स्ट किया था प्राइवेटली, तो आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। नहीं, टेस्ट आपने यहाँ पे किया, चैट में किया है या व्हाट्सएप पे? जी सर मैंने चैट में किया है यहाँ पे। चैट में किया, इसको देखना पड़ेगा। जी उमर ठीक है, तो उसका नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो जी, टाइम खत्म हो गया जी क्लास का, इसलिए